सो हाय हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। स्वागत है आपका, कूल वेलकम है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। सो सर, आज आप हमारे लिए क्या लेके आए हो। अपन पढ़ाई कर रहे हैं सीए फाइनल की चैप्टर नंबर 7 की, जो मॉड्यूल 1 है आपका, चैप्टर नंबर 7, जिसका नाम है सर रिपोर्टिंग। रिपोर्टिंग के अंदर हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं, ये एज पर न्यू सिलेबस है। सो रिपोर्टिंग के अंदर हम लोग ऐसे 700 की सीरीज को फुल्ली कवर करेंगे अच्छे से। स्टडी मटेरियल से पढ़ेंगे, सारे एक एक क्वेश्चन करेंगे, वर्ड टू वर्ड स्टडी मटेरियल को रीड करेंगे एंड इसको चैप्टर को खत्म करेंगे। अराउंड 100 पेजेस का चैप्टर है। सो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो का कोई भी बोले तो कोई भी मिनट छोड़ना मत। अगर आपको लगता है कि मेरे स्पीड स्लो है या वीडियो काफ़ी स्लो जा रहा है, तो आप 1.5x पे भी देख सकते हो। या आपको लगता है कि यार टाइम कम है मेरे पास बट मेरे को सारा कवर करना है, तो 1.5x पे देख लीजिए, बेटर रहेगा। सो लेट्स स्टार्ट चैप्टर नंबर 7, जिसका नाम क्या है सर, रिपोर्टिंग। हम लोगों ने चैप्टर 1 टू चैप्टर 6 ऑलरेडी कवर कर रखा है, जिसका मेरा सारा यूट्यूब चैनल पे वीडियो अपलोडेड है। सो स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग चैप्टर नंबर 7, जिसका नाम क्या है सर, रिपोर्टिंग। रिपोर्टिंग में हम लोग सर क्या क्या पढ़ने वाले हैं। रिपोर्टिंग के अंदर हम लोग पढ़ने वाले हैं ऑडिट रिपोर्ट। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर रहने वाला है, एग्जाम पर्सपेक्टिव भी जबरदस्त इंपॉर्टेंट है। एज वेल एज जिस बंदे को स्टैट्यूटरी ऑडिट प्रोफाइल में जाना है उसके लिए तो ये चैप्टर जबरदस्त इंपॉर्टेंट है। सो चैप्टर नंबर 7, चैप्टर का ओवरव्यू क्या रहेगा। हम लोग ऑडिट रिपोर्ट पढ़ेंगे, ऑडिट रिपोर्ट की मीनिंग पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ ऑडिट रिपोर्ट पढ़ेंगे, आपका एलिमेंट्स ऑफ ऑडिट रिपोर्ट पढ़ेंगे एंड ऑडिट रिपोर्ट का फॉर्मेट हम लोग पढ़ेंगे। सो मीनिंग हो गया, टाइप्स ऑफ ऑडिट रिपोर्ट हो गया, एलिमेंट्स ऑफ ऑडिट रिपोर्ट हो गया एंड ऑडिट रिपोर्ट फॉर्मेट्स हो गया। अभी ये सिंपल सा एक इंट्रोडक्शन है जो आप रीड ओनली करके आप इसको छोड़ सकते हो। दिस इज जस्ट अ रीड ओनली पैरा। सो इस पे हम लोग डीप नहीं करेंगे। अभी आता है हमारा द ऑडिटर्स रिपोर्ट ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अभी इसमें सर हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं, क्या क्या हमारा रहेगा। सो लेट्स स्टार्ट कि हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं। सो इसके अंदर हमारा रहेगा एसए 700, जिसका नाम क्या है, फॉर्मिंग एन ओपिनियन एंड रिपोर्टिंग ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फिर हमारा 701 हो गया, जो बोलता है कम्युनिकेटिंग की ऑडिट मैटर इन द ऑडिट रिपोर्ट। फिर ऐसे 705 मॉडिफिकेशन टू द ओपिनियन इन द इंडिपेंडेंट ऑडिट रिपोर्ट एंड 706 एम्फेसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ एंड अदर मैटर पैराग्राफ इन द इंडिपेंडेंट ऑडिटर रिपोर्ट। ये चार ऐसे बेसिकली हम लोग कवर करने वाले हैं। दीज आर वेरी 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 इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जाम पर्सपेक्टिव। ये चैप्टर काफी इंपॉर्टेंट रहेगा, काफी वेटेज भी रहने वाला है। एमसीक्यूज ले लो, चाहे एज वेल एज प्रैक्टिकल लाइफ से रिलेटेड ले लो। इसको ये जो टेबल दे रखी है आपकी स्टडी मटेरियल के अंदर, इसको आपको अच्छे से रीड करना है, क्योंकि इसमें 700 के सीरीज के नाम, 700 क्या हो गया, फॉर्मिंग एन ओपिनियन ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। 701 क्या हो गया, कैम। 705 क्या हो गया आपका, मॉडिफिकेशन। एंड 706 इज एम्फेसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ एंड अदर मैटर पैराग्राफ। अभी मेरा 705 बोलता है कि भाई मुझे इन सारे और ये जो सारे एसेज लेके आए हैं, इन सब का पर्पस क्या है, बेसिकली व्हाट इज द पर्पस ऑफ दीज एसेज। हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, इससे हम लोगों को क्या सीखने को मिलेगा। सो सर, आज अगर हम चैप्टर पढ़ रहे हैं तो इसका फायदा क्या होगा हमको। देखो 700 में आप लोग पढ़ोगे कि फॉर्मिंग एन ओपिनियन ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट की ऑडिट तो कर ली। अभी आप जब ऑडिट रिपोर्ट इश्यू करोगे तो कैसा ओपिनियन फॉर्म करना है, ये ऐसे आपको असिस्ट करेगा। फॉर्म एंड कंटेंट ऑफ ऑडिटर रिपोर्ट। ऑडिट रिपोर्ट का कंटेंट क्या रहेगा, फॉर्म क्या रहेगा, फॉर्मेट क्या रहेगा ऑडिट रिपोर्ट का। डील्स विद अनमोडिफाइड क्लीन ओपिनियन ऑफ द ऑडिटर। मतलब बेसिकली जब हम लोग नॉन क्वालिफाइड ओपिनियन दे रहे हैं, बेसिकली हमारे क्लीन ओपिनियन दे रहे हैं कि भाई एंटिटी सही है, मैनेजमेंट अच्छा है और सब कुछ अच्छा है कंपनी का, फाइनेंशियल्स भी सारे परफेक्ट है। सो हम लोग ऐसे 700 को रेफर करेंगे जिसमें हम लोग क्लीन ओपिनियन देते हैं। सर, तो ये 701 क्यों लेके आए, इसमें हम क्या कर रहे हैं, की ऑडिट मैटर, जो हम लोग कम्युनिकेट करना चाहते हैं, की ऑडिट मैटर। सर, की ऑडिट मैटर क्या होते हैं, ये लेके क्यों आए पहले ऐसे 701। सो टू एनहेंस द कम्युनिकेटिव वैल्यू ऑफ द ऑडिटर रिपोर्ट बाय प्रोवाइडिंग ग्रेटर ट्रांसपेरेंसी अबाउट द ऑडिट दैट वाज परफॉर्म। हम लोगों ने ऑडिट बहुत अच्छे से की है, लेकिन कुछ ऐसे मैटर है जिसपे हमको इन्वेस्टर को ध्यान में ला के आना है कि भाई ये दीज आर द की ऑडिट मैटर, और ट्रांसपेरेंसी रखनी है कि हाँ भाई ये इन्वेस्टर को पता चल जाए कि यार कंपनी के इस एरिया में थोड़ा सा सेंसिटिव है। तो वो चीज़ें लाने के लिए हम लोग की ऑडिट मैटर का यूज़ करते हैं। जब 701 पढ़ेंगे तो आपको बताऊंगा कि की ऑडिट मैटर होता क्या है, प्रैक्टिकल लाइफ में कैसे वर्क करते हैं।
to assist the user in understanding those matters that in the auditor's professional judgment were of most significance in the audit of financial statement. सिंपल सी बात है, ऑडिटर को लगता है कि यार these are the most significant matter which are relevant to the financial statement that should be communicated to the investor as a key audit matter. वो चीज़ है. 701 क्यों लेके आए वो समझ आ गया हमको, 700 क्यों लेके आए वो हमको समझ आ गया. सर ये सब फिर 705 लाने का क्या फ़ायदा हो. 705 में हम क्या बोल रहे हैं, मॉडिफिकेशन टू द ओपिनियन इन द इंडिपेंडेंट ऑडिटर्स रिपोर्ट. हम लोग मॉडिफाइड ओपिनियन इशू कर रहे हैं. बेसिकली हम लोग क्या कर रहे हैं, क्लीन रिपोर्ट इशू नहीं कर रहे. टू इशू एन अप्रोप्रिएट auditor's report when the auditor consider the modification of audit opinion in the report is necessary. Modification basically qualified opinion, adverse opinion और disclaimer of opinion. तो ये सारे opinions हम लोग देने वाले हैं audit report के अंदर, तो हम लोगों को 705 को रेफर करना पड़ेगा. To deal with the revised form and content when the modification of opinion takes place. देखो जो क्वालिफाइड ओपिनियन अगर हम लोग दे रहे हैं, मॉडिफाइड ओपिनियन बेसिकली जब हम लोग दे रहे हैं, तो मॉडिफाइड ओपिनियन जब हम लोग देने वाले हैं तो उसका फॉर्मेट, उसका कंटेंट सब कुछ अलग होता है. जब हम लोग अनमॉडिफाइड ओपिनियन देने वाले होते हैं तब उसका फॉर्मेट अलग होता है. तो किस केसेस में हम लोग मॉडिफाइड ओपिनियन देंगे, किस केसेस में अनमॉडिफाइड ओपिनियन देंगे, कब हम लोग केम इशू करेंगे, ये सारे हम लोग यहाँ पे चैप्टर में पढ़ने वाले हैं. चैप्टर जबरदस्त होने वाला है. एम्फेसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ एंड अदर मैटर पैराग्राफ. सर केम भी है और ईओएम एंड ओम मैटर, बेसिकली एम्फेसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ एंड अदर मैटर पैराग्राफ भी डाला हुआ है. तो इसका क्या लॉजिक है वो भी हम लोग पढ़ेंगे शांति से. इसमें हम लोग क्या करना चाह रहे हैं, ये ऐसे लेके क्यों है, टू ड्रॉ यूजर्स अटेंशन टू ए मैटर और मैटर्स presented or disclosed in the financial statement and which is fundamental for the understanding of the user. ये मैटर कैसे है, देखो केम मैटर कैसा है कि भाई केम ऑडिटर को लगता है कि ये इंपॉर्टेंट है, मैनेजमेंट ने शायद डिस्क्लोज कर भी रखा होगा, नहीं भी कर रखा होगा. लेकिन जब हम लोग एम्फेसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ या अदर मैटर पैराग्राफ जब बोल रहे हैं, हम लोगों ने चैप्टर 6 में भी देखा था कि हम लोग ईओएम इशू करेंगे या अदर मैटर इशू करेंगे कि भाई मटेरियल अनसर्टेनिटी रिलेटेड टू गोइंग कंसर्न एग्जिस्ट कर रही है, फाइनेंशियल्स में डिस्क्लोज कर रखा है. सेम टू सेम वही एग्जांपल मैं यहाँ कंटिन्यू कर रहा हूँ, तो आपको बेटर क्लैरिटी आ जाएगी कि भाई आज मेरे मटेरियल अनसर्टेनिटी रिलेटेड टू गोइंग कंसर्न एग्जिस्ट कर रही है, लेकिन मैनेजमेंट ने इसका फैक्ट प्रॉपर्ली डिस्क्लोज करा है किसके अंदर, फाइनेंशियल्स के अंदर. तो मैं क्या दूंगा, अनक्वालिफाइड ओपिनियन दूंगा, अनमॉडिफाइड ओपिनियन दूंगा. तो मैं कौन सा रेफर करूंगा, ऐसे 700. लेकिन साथ में मुझे इन्वेस्टर को भी बताना पड़ेगा कि भाई गोइंग कंसर्न पे मटेरियल अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट कर रही है, तो मैं कौन सा मैटर, कौन सा पैराग्राफ यूज करूंगा, एम्फेसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ या अदर मैटर पैराग्राफ. अब सर ये एम्फेसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ और अदर मैटर पैराग्राफ में क्या डिफरेंस है, तो वो क्वेश्चन भी हम लोग रिजोल्व करेंगे जब हम लोग ऐसे 706 पढ़ेंगे. Not presented or disclosed in the financial statement and which is relevant for the understanding of the user. ऐसे मैटर भी हो सकते हैं जो डिस्क्लोज नहीं करे मैनेजमेंट ने, क्योंकि मैनेजमेंट को लगता है कि भाई डिस्क्लोज करने की जरूरत नहीं है, लेकिन ऑडिटर को लगता है कि नहीं यार जरूरत तो है. तो सर आप बोल रहे हो कि केम फिर क्यों इशू नहीं करे, केम आर की ऑडिट मैटर एंड दीज आर रेलेवेंट फॉर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द यूजर, कि भाई अंडरस्टैंडिंग यूजर्स की बढ़ा देगा. वैसा जैसे आप लोग रेफर नहीं करते कि सर हम लोग स्टडी मटेरियल तो पढ़ेंगे, लेकिन स्टडी मटेरियल के साथ साथ अभी हमें किसी और ऑथर के नोट्स मिल जाए, हम लोग सारे क्वेश्चंस खत्म कर ले, हम लोग एमसीक्यूज कर ले, तो दीज आर द थिंग्स कि भाई आपकी अंडरस्टैंडिंग ज़्यादा बढ़ेगी. आप अगर स्टडी मटेरियल पढ़ोगे और साथ साथ में क्वेश्चंस अच्छे से सोल्व करोगे, बार बार क्वेश्चंस को ही प्रैक्टिस करोगे, तो आपकी अंडरस्टैंडिंग कैसे बढ़ती है, वैसा का वैसा ही सेम टू सेम है ऑडिट रिपोर्ट के अंदर. अभी हम लोग बोलते हैं सर ऐसे 700 फॉर्मिंग एन ओपिनियन एंड रिपोर्टिंग ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट. सर इसका ऑब्जेक्टिव क्या है वो हम लोगों ने पढ़ा ऑलरेडी, ऊपर पढ़ा कि सर ऐसे 700 का व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑडिटर. आज अगर ऐसे 700 हम लोग लेके आ रहे हैं, ऐसे 700 हम बोल रहे हैं कि सर ऐसे 700 है, सर उसका ऑब्जेक्टिव क्या लाने का पर्पस क्या है. तो ऐसे 700 का सिंपल सा ऑब्जेक्टिव है टू फॉर्म एन ओपिनियन ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट बेस्ड ऑन द इवैल्यूएशन ऑफ कंक्लूजन ड्रॉन फ्रॉम द ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन. सिंपल सी बात है भाई, आपने ऑडिट की, ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन किए. ऑडिट एविडेंस बोले तो आपने इनवॉइसेस हो गए, अग्रीमेंट हो गए, कॉन्ट्रैक्ट्स हो गया, सेल्स ऑर्डर हो गए, परचेज ऑर्डर हो गए, मिनट्स ऑफ मीटिंग्स हो गई. मैं जस्ट हाइपोथेटिकल जो ओवरऑल होता है वो मैं आपको बता रहा हूँ. फिर आपने सारी वर्किंग्स ली मैनेजमेंट से रिलेटेड टू इन्वेंट्री, सेल्स, परचेज, सब कुछ लिया. तो ऑडिट एविडेंस जो भी ऑब्टेन किया, फिर आपने जो भी मैनेजमेंट के रिटर्न रिप्रेजेंटेशन लिए,
बैलेंस का इन्फॉर्मेशन दिया, आपको लगता है कि यार ऑल आर वेल, सब कुछ परफेक्ट है, सब कुछ इन लाइन है, प्रोडक्शन के डेटा लिया, सेल्स का डेटा लिया, रिकन्सिलेशन लिया, स्टेट पेमेंट्स देख लिया, आपने सब कुछ कर लिया, तो अभी आपने कंक्लूड किया कि भाई सब कुछ सही है, तो अभी मुझे ओपिनियन फॉर्म करना है, तो मुझे कौन सा एसएस असिस्ट करेगा 700 टू एक्सप्रेस क्लियरली दैट ओपिनियन थ्रू ए रिटन रिपोर्ट। रिटन रिपोर्ट तो आपको इशू करनी ही पड़ेगी। सो हम लोगों ने दो ऑब्जेक्टिव देखे कि भाई सबसे पहला ऑब्जेक्टिव है टू फॉर्म एन ओपिनियन बेस्ड ऑन द इवोल्यूशन ऑफ ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन्ड एंड कंक्लूजन ड्रॉन एंड टू एक्सप्रेस क्लियरली दैट ओपिनियन थ्रू ए रिटन रिपोर्ट। सो ये दो ऑब्जेक्टिव है, जस्ट रीड ओनली था, लेकिन फॉर योर अंडरस्टैंडिंग मैंने आपको बता दिया। पर्पस ऑलरेडी हम लोगों ने ऊपर पढ़ लिया, तो यहाँ पे आप इसको काट सकते हो, इसको आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। अब फॉर्मिंग एन ओपिनियन ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, ठीक है ना। अभी देखो, अभी ऑडिटर क्लीन रिपोर्ट कब इश्यू करेगा, एक मिनट, हाँ, ऑडिटर व्हेन द ऑडिटर विल इश्यू क्लीन रिपोर्ट। अब देखो, ऑडिटर बोलता है हमारा ऐसे 700 हमारा बोलता है, जस्ट अ मिनट, गिव मी जस्ट अ मिनट। Actually my pencil is discharged, so that's why. Okay, so हम लोग क्या बोल रहे हैं कि सर आज हम लोग कहाँ पे थे, सॉरी, हाँ, हम लोगों को ओपिनियन फॉर्म करना है फाइनेंशियल स्टेटमेंट के लिए। सो ऑडिटर कब ओपिनियन फॉर्म करेगा, ऑडिटर कैसा ओपिनियन फॉर्म करेगा, ऑडिटर कब बोलेगा कि भाई क्लीन ओपिनियन है, when it is modified and unmodified। for the sake of clarity, देखो ओपिनियन दो टाइप्स के होते हैं। ये मेरा जैसे ओपिनियन है, तो यार ये वर्क नहीं कर रहा क्या, ओके। सो ये मेरा ओपिनियन है। ओपिनियन दो टाइप्स के होते हैं, मॉडिफाइड ओपिनियन, अनमॉडिफाइड ओपिनियन, अनमॉडिफाइड ओपिनियन। अब मॉडिफाइड में, अनमॉडिफाइड मतलब क्लीन रिपोर्ट, एकदम सब कुछ अच्छा है। मॉडिफाइड में भी फिर तीन टाइप्स के आ जाएंगे कि भाई आपका क्वालिफाई, डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन और एडवर्स ओपिनियन। सो ये चीज़ आप थोड़ा सा फ्लो चार्ट ध्यान में रखना कि अनमॉडिफाइड मतलब क्लीन ओपिनियन, मॉडिफाइड में तीनों आ गए, क्वालिफाइड, डिस्क्लेमर एंड एडवर्स ओपिनियन। तो ये एक चीज़ थोड़ी सी आपको ध्यान में रखने की है। अभी सर हम लोग बोल रहे हैं कि ये फॉर्मिंग एन ओपिनियन एंड रिपोर्टिंग ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या बोलता है, द ऑडिटर शेल फॉर्म एन ऑडिट ओपिनियन वेदर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर प्रिपेयर्ड इन ऑल रेस्पेक्ट इन अकॉर्डेंस विद एप्लीकेबल एफआरओ। कि जो भी मेरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर किए, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाए, अगर एएस से फॉलो कर रही है तो एंटिटी ने एएस अच्छे से फॉलो करा है, अकाउंटिंग पॉलिसी उसकी परफेक्ट है, और जो भी रिकॉर्ड्स और डॉक्यूमेंट्स रखने चाहिए थे वो परफेक्ट है या नहीं है, इन ऑल मटेरियल रेस्पेक्ट में। अब सपोज कोई 10-15 रुपए की गलती हो गई, 1000 करोड़ की बैलेंस शीट में सपोज कोई 5-10 लाख का गैप है या कोई रिकंसिलेशन इश्यूज है, वो नहीं बोल रहे हम लोग, इन ऑल मटेरियल रेस्पेक्ट बोल रहे हैं। इज इन अकॉर्डेंस विद एप्लीकेबल एफआरएफ, क्या वो हमारा जो एएस है, इंडेस है, या जो हमारा रेलेवेंट लॉज एंड रेगुलेशन है उसके हिसाब से है या नहीं। इन ऑर्डर टू फॉर्म दैट ओपिनियन, अब हमको ओपिनियन फॉर्म करना है तो ऑडिटर को क्या करना है, ऑडिटर की प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है कि ही हैव टू ऑब्टेन रीजनेबल एश्योरेंस वेदर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर प्रिपेयर्ड, वेदर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज ए होल आर फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट। सबसे पहले तो जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट मैनेजमेंट ने बनाए वो फ्री है, किससे, मटेरियल मिसस्टेटमेंट से। खाली मिसस्टेटमेंट नहीं, देखो गलतियां हो सकती है, ऑब्वियस सी बात है, कैलकुलेशन एरर वगैरह, लेकिन मटेरियल मिसस्टेटमेंट मतलब बड़ी गलती तो नहीं है किसी फाइनेंशियल्स के अंदर। अब मटेरियल मिसस्टेटमेंट किससे हो सकता है, हम लोग चैप्टर 1, 2, 3 में भी पढ़ रहे थे कि सर मटेरियल स्टेटमेंट हो सकता है या तो फ्रॉड से या एरर से। अभी फ्रॉड तो कंसील्ड है, मतलब इंटेंशनल है, और एरर क्या हो गया हमारा, अनइंटेंशनल रह गया, लेकिन उससे मेरा फाइनेंशियल स्टेटमेंट मटेरियली मिसस्टेटेड नहीं होना चाहिए। बेसिकली हम लोग क्या बोलना चाह रहे हैं कि भाई जो यूज़र है, जो यूज़ करने वाला है उन फाइनेंशियल्स को, उसका डिसीजन चेंज नहीं हो जाना चाहिए आपके फाइनेंशियल्स को रेफर करके।
फर्दर व्हेन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर इन अकॉर्डेंस विथ, देखो अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर इन अकॉर्डेंस विथ फेयर रिप्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क होता है, अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट आपको लगता है कि इज इन अकॉर्डेंस विथ फेयर रिप्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क है, सो द ऑडिटर शुड इवेलुएट एज वेदर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट अचीव फेयर रिप्रेजेंटेशन बाय कंसिडरिंग। अभी ऑडिट आपको कंक्लूड करना है, ये इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा ध्यान से सुनना। अगर आपको कंक्लूड करना है कि भाई मेरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो फेयर प्रेजेंटेशन अचीव कर रहे हैं, तो मुझे क्या देखना पड़ेगा, मुझे क्या करना है, मुझे देखना है ओवरऑल प्रेजेंटेशन, सारी की सारी प्रेजेंटेशन कि भाई बैलेंस शीट का फॉर्मेट एज पर शेड्यूल 3 है या नहीं है, P&L का देखना पड़ेगा, कैश फ्लो एंड आपका स्टेटमेंट ऑफ इक्विटी, फिर नोट्स टू अकाउंट, फिर आपके डिस्क्लोजर नोट्स, स्ट्रक्चर एंड कंटेंट ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट की जो भी कंटेंट है वो परफेक्ट है या नहीं है। वेदर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट इंक्लूडिंग द रिलेटेड नोट्स रिप्रेजेंट द अंडरलाइंग ट्रांजेक्शन एंड इवेंट इन अ मैनर दैट अचीव फेयर प्रेजेंटेशन। अभी आपने 1000 करोड़ की सेल्स तो दिखा दी फाइनेंशियल्स के अंदर, डिस्क्लोजर, नोट्स टू अकाउंट, सब कुछ इन्फॉर्मेशन बराबर है, लेकिन अंडरलाइंग जो डेटा है, अंडरलाइंग डेटा जो बोले तो इनवॉइसेस हो गए, डिलीवरी चालान्स हो गए, गेट आउटवर्ड रजिस्टर हो गया, रिलेटेड कंट्रोल्स हो गए फॉर मेकिंग सेल्स, अप्रूवल्स हो गई, सेल्स ऑर्डर हो गया, कस्टमर ऑर्डर हो गया, कस्टमर का लोरी रिसिप्ट हो गया, सॉरी ट्रांसपोर्टर का लोरी रिसिप्ट हो गया, दीज ऑल आर द डॉक्यूमेंट्स विच रिप्रेजेंट दैट 1000 करोड़ सेल्स, समझे। सो दिस इज द अंडरलाइंग डेटा जिससे हम लोग अचीव कर रहे हैं फेयर रिप्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क, कि हमारा डेटा भी है, हमारे पास अंडरलाइंग डेटा भी है, और जो फिगर आ रही है टोटल अप करके वो भी बराबर है। In other words, the auditor shall express an unmodified opinion. Obviously, वो unmodified opinion issue करेगा when the auditor conclude that financial statement are prepared in all material respect in accordance with applicable FRS. हमेशा ये चीज़ ध्यान रखना, कभी भी MCQs में पूछा जाए जब हम लोगों को unmodified opinion issue कर रहे हैं तो financial statement fair representation framework लगने चाहिए, मतलब बेसिकली in all material respect, ये चीज़ एक ध्यान में रखना। In order to form that opinion, the auditor shall conclude whether he has obtained reasonable assurance that financial statement as a whole are free from material misstatement. So simple सी पूरी की पूरी ये पूरा का पूरा वापस वही बोल रहा है कि अगर मेरा फाइनेंशियल स्टेटमेंट फेयर रिप्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क अचीव कर रहा है तो मुझे अनमोडिफाइड ओपिनियन देना है इन ऑल मटेरियल रेस्पेक्ट, ये चीज़ एक ध्यान में रखना। और दूसरा क्या बोल रहा है कि ऑडिटर को उसके लिए, ऑडिटर को जब अनमोडिफाइड ओपिनियन कंक्लूड करना है तो ऑडिटर को ये चीज़ ध्यान में रखनी पड़ेगी कि भाई उसको ऑब्टेन करना है रीजनेबल एश्योरेंस, ठीक है ना, कि भाई मेरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर अचीविंग फेयर रिप्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क। अब सर हम लोग बोलते हैं कि सर आज आपने हमको बोला कि चलो अनमोडिफाइड ओपिनियन हमको कब इशू करना है, वो हमको कंडीशन समझ आ गई, होप सो समझ आ गई होगी क्योंकि अपन ने बहुत डिटेल में पढ़ा, क्योंकि ये क्या है, रूट कॉज है इस ऐसे को समझने का। अभी सर व्हाट आर द बेसिक एलिमेंट्स, हमको ये समझ आ गया कि अनमोडिफाइड ओपिनियन कब इशू करना है कि भाई मेरा फाइनेंशियल स्टेटमेंट इन ऑल मटेरियल रेस्पेक्ट अचीव फेयर रिप्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क। लेकिन सर हम लोगों का ऑडिट रिपोर्ट का फॉर्मेट क्या रहेगा, व्हाट इज द फॉर्मेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट। सो ऑडिट रिपोर्ट में सबसे पहला अपना क्या रहेगा, ऑडिटर रिपोर्ट शेल बी इन राइटिंग। सबसे पहली बात तो रिटर्न होनी चाहिए, ओरल कभी भी नहीं हो सकती ऑडिट रिपोर्ट, ऑब्वियस सी बात है। एंड शेल इंक्लूड द फॉलोइंग बेसिक एलिमेंट्स इंक्लूड होने चाहिए। सबसे पहले टाइटल बेसिकली बोले तो इंडिपेंडेंट ऑडिट रिपोर्ट, एड्रेस ही किसको एड्रेस कर रहे हो, ऑडिटर का ओपिनियन क्या है, अनमोडिफाइड ओपिनियन है या क्वालिफाइड ओपिनियन, बेसिस क्या है ओपिनियन देने का, आपने अनमोडिफाइड ओपिनियन दिया तो उसका बेस क्या है आपके पास, व्हाट इज द बेसिस, आपने ओपिनियन किस बेसिस पे दिया कि भाई ये क्लीन रिपोर्ट है, गोइंग कंसर्न कैसा है कंपनी का, की ऑडिट मैटर है कोई, अदर इंफॉर्मेशन, रेस्पॉन्सिबिलिटी फॉर फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपरेशन रेस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है, मैनेजमेंट की। हम लोग क्या दे रहे हैं, खाली रिव्यू करके ओपिनियन, खाली नहीं बेसिकली ओपिनियन दे रहे हैं। फिर अभी ऑडिटर की क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी, मैनेजमेंट की रेस्पॉन्सिबिलिटी बनाने की और ऑडिटर की रेस्पॉन्सिबिलिटी रिव्यू करने की और ऑब्टेन करना सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस। लोकेशन ऑफ द डिस्क्रिप्शन ऑफ ऑडिटर रेस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ऑडिटर की रेस्पॉन्सिबिलिटी फॉर ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या है वो भी आपको बताना है। अदर रिपोर्टिंग रेस्पॉन्सिबिलिटीज कुछ आपकी जैसे कारो हो गया और IFC हो गया, इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल। सिग्नेचर ऑफ ऑडिट रहेगा, प्लेस ऑफ सिग्नेचर रहेगा, डेट ऑफ ऑडिटर रिपोर्ट रहेगा। और एक हमेशा याद रखना, ऑडिट रिपोर्ट जब आप इश्यू करते हो तो यूडिन भी आता है, यूनिक डॉक्यूमेंट आइडेंटिफिकेशन नंबर। अभी सर
अभी हम लोग देखते हैं कि सर हमारा टाइटल है, अभी टाइटल क्या बोलना चाह रहा है बेसिकली, व्हाट इज द टाइटल। सो टाइटल का नाम क्या है, इट इज द रिपोर्ट ऑफ एन इंडिपेंडेंट ऑडिटर। एग्जाम्पल के तौर पे दिया हुआ है इंडिपेंडेंट ऑडिटर्स रिपोर्ट, डिस्टिंग्विश द इंडिपेंडेंट ऑडिटर्स रिपोर्ट फ्रॉम द रिपोर्ट इशूड बाय अदर। ठीक है, एड्रेस ही क्या रहेगा, मेंबर्स ऑफ द कंपनी। जैसे हम लोग टू बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, अगर गवर्नमेंट कंपनी तो हम टू C&AG को एड्रेस करेंगे, एंड प्राइवेट कंपनी टू द जैसे BODs हो गया या जो अदर रेस्पेक्टिव मेंबर्स है TCWG वगैरह। फिर ऑडिटर का ओपिनियन क्या रहेगा, ओपिनियन सेक्शन में हम लोगों को क्या करना है, द फर्स्ट सेक्शन ऑफ ऑडिट रिपोर्ट शेल इंक्लूड द ऑडिटर्स ओपिनियन शेल हैविंग द हेडिंग ओपिनियन। व्हाट इज द ओपिनियन। सो द ओपिनियन सेक्शन ऑफ द ऑडिटर रिपोर्ट शेल ऑल्सो, देखो ये बेसिक फॉर्मेट आपको याद हो भी जाएगा, रीजन बिंग आप प्रैक्टिकली ऑडिट करते हो। सो जो डमी आर्टिकलशिप करता है उसको ये सब पता नहीं चलेगा, तो डमी आर्टिकलशिप हो सके तो मत करो। द ओपिनियन सेक्शन ऑफ द ऑडिटर रिपोर्ट शेल ऑल्सो आइडेंटिफाई द एंटिटी हुज फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैव बीन ऑडिटेड। अभी ओपिनियन आप दे रहे हो, तो अभी हम लोग ओपिनियन पेरा पढ़ेंगे कि ओपिनियन पेरा एक्चुअली कैसे देते हैं। तो आइडेंटिफाई द एंटिटी हुज फाइनेंशियल स्टेटमेंट हैव बीन ऑडिटेड, किस कंपनी का भाई आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑडिट किया वो आपको मेंशन करना है। स्टेट करो, मतलब लिखो कि भाई फाइनेंशियल स्टेटमेंट हैव बीन ऑडिटेड, और हमको वहां पे लिखना भी है कि भाई फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑडिट हो चुके हैं। आइडेंटिफाई द टाइटल ऑफ ईच स्टेटमेंट कंप्राइजिंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, रेफर टू द नोट्स इंक्लूडिंग द समरी ऑफ सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग पॉलिसीज। मतलब आप किस कंपनी की ऑडिट कर रहे हो, आपने ऑडिट किया है, किसने ऑडिट किया है, क्या क्या ऑडिट किया है, फाइनेंशियल, नोट टू अकाउंट, सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग पॉलिसीज एंड अदर रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन, एंड स्पेसिफाई द डेट। सबसे बड़ी बात, आपने कौन सी डेट की है, आपकी जो ऑडिट रिपोर्ट है, तो हम बोलेंगे कि सर 1 अप्रैल 2022 से लेकर 31 मार्च 2023 तक, तो पीरियड इशू करो, कब इशू कर रहे हो वो डेट लिखो, और कट ऑफ डेट क्या है आपकी कि 31 मार्च। अभी एक चीज ध्यान में रखना, जब आप अनमोडिफाइड ओपिनियन इशू करो, सर मॉडिफाइड ओपिनियन इशू करेंगे तो वो हम लोग 705 में पढ़ेंगे, लेकिन अगर आप यहाँ पे अभी क्या पढ़ रहे हैं हम लोग 700, तो अभी आप एक्सप्रेस कर रहे हो अनमोडिफाइड ओपिनियन, अनमोडिफाइड ओपिनियन इशू कर रहे हो, प्रिपेयर्ड इन अकॉर्डेंस विद फेयर प्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क। तो ऑडिटर क्या बोलता है कि यूज वन ऑफ द फॉलोइंग फ्रेजेस। जब आप अनमोडिफाइड ओपिनियन इशू कर रहे हो तो आपको क्या लैंग्वेज लिखनी है वो भी ऐसे 700 आपको बताता है। सो इन अवर ओपिनियन हम लिखते हैं एक्चुअली, ऑडिट रिपोर्ट आप किसी भी लिस्टेड कंपनी या किसी की भी खोल के देख लेना, या आपके ऑफिस में भी खोल के देख लेना, तो हम लोग क्या लिखते हैं, इन अवर ओपिनियन द अकम्पनिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रेजेंट फेयरली इन ऑल मटेरियल रेस्पेक्ट, किस भी कंपनी का नाम, इन अकॉर्डेंस विद एप्लीकेबल FRF, और ये फ्रेज भी यूज कर सकते हो, इन अवर ओपिनियन द अकम्पनिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट गिव ए ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ इन अकॉर्डेंस विद एप्लीकेबल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। ठीक है सर, तो ये चीज़ें आपकी हो गई जब आप अनमोडिफाइड ओपिनियन इश्यू करोगे। सेम टू सेम ही है ये दोनों चीज़ें। अभी हम लोगों ने ये देखो ICI मतलब मटेरियल, यार स्टडी मटेरियल जो ICI ने बनाया ना, जबरदस्त। एक्सट्रैक्ट ऑफ इंडिपेंडेंट ऑडिटर्स रिपोर्ट अनमोडिफाइड ओपिनियन पैराग्राफ, आपके लिए यहाँ पे ही ला के रख दिया एक्सट्रैक्ट ICI ने कि भाई ये आप ओपिनियन पैरा होता है कंपनीज के अंदर। तो देखो, वी हैव ऑडिटेड द फाइनेंशियल स्टेटमेंट द कंपनी विच कंप्राइज द स्टैंड अलोन बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च एंड द स्टैंड अलोन स्टेटमेंट ऑफ P&L इंक्लूडिंग अदर कंप्रेहेंसिव इनकम, स्टैंड अलोन स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी, स्टैंड अलोन कैश फ्लो हो गया, फिर आपका नोट्स टू द नोट्स हो गए, समरी ऑफ सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग पॉलिसी एंड अदर एक्सप्लेनेटरी इन्फॉर्मेशन। फिर हम लोगों ने ओपिनियन पेरा इशू किया कि इन अवर ओपिनियन एंड टू द बेस्ट ऑफ अवर इन्फॉर्मेशन एंड अकॉर्डिंग टू द एक्सप्लेनेशन गिवन टू अस, हम लोग बोल रहे हैं कि भाई फाइनेंशियल स्टेटमेंट कंप्लाई इन अकॉर्डेंस विद एप्लीकेबल FRF। अभी एक चीज़ ध्यान में रखना, ये बेसिस फॉर ओपिनियन है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, इनको आपको याद करना पड़ेगा। 4th पॉइंट आपको याद करना पड़ेगा अच्छे से, व्हाट इज द बेसिस फॉर ओपिनियन। सो द ऑडिटर्स रिपोर्ट शेल इंक्लूड ए सेक्शन डायरेक्टली फॉलोइंग द ओपिनियन सेक्शन विद द हेडिंग बेसिस फॉर ओपिनियन। सर आपने ओपिनियन तो दे दिया, क्लीन ओपिनियन, लेकिन उसका बेसिस क्या है, व्हाट इज द अंडरलाइंग फैक्टर विच लीड टू यू फॉर अनमोडिफाइड ओपिनियन। तो सबसे पहले आप क्या लिखोगे भाई, आप बोलोगे कि ऑडिट वाज कंडक्टेड इन अकॉर्डेंस विद स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग। जो हम लोग पढ़ रहे हैं, जो ऐसे 200 है, ऐसे 300 की सीरीज़ है, ऐसे 400 की सीरीज़ है, 500, 600, 700, 800 की सीरीज़ है, SRE है, SRE है, SRS है, ये सारे फॉलो कर रहे हैं हम लोग स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग जो ऑडिट कंडक्ट की है।
एंड रेफर टू द सेक्शन ऑफ ऑडिट रिपोर्ट दैट डिस्क्राइब ऑडिटर की रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या है अंडर द एसएस। तो ऑडिटर की रेस्पॉन्सिबिलिटी हम लोग नीचे पढ़ेंगे। इंक्लूड ए स्टेटमेंट दैट ऑडिटर इज इंडिपेंडेंट ऑफ द एंटिटी। आपको इंक्लूड करना है बेसिस फॉर ओपिनियन में कि भाई ऑडिटर इज इंडिपेंडेंट, ऑडिटर इज नॉट रिलेटिव ऑफ द एंटिटी, ऑडिटर इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम द एंटिटी इन अकॉर्डेंस विथ रेलेवेंट एथिकल रिक्वायरमेंट्स। हम लोग प्रोफेशनल एथिक्स जो सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है वो हम जब पढ़ेंगे, शायद मैं हो सकता है कि मैं फर्स्ट ऑफ ऑल मॉड्यूल 3 ही स्टार्ट कर दूं, सो उसमें इज रेलेवेंट एथिकल रिक्वायरमेंट में हम बात करेंगे। एंड हैज फुलफिल्ड द ऑडिटर्स अदर एथिकल रेस्पॉन्सिबिलिटीज इन अकॉर्डेंस विथ दीज रिक्वायरमेंट्स। स्टेट वेदर द ऑडिटर बिलीव्स दैट ऑडिट एविडेंस द ऑडिटर हैज ऑब्टेन्ड इज सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट। जो ऑडिट एविडेंस ऑडिटर ने ऑब्टेन किया है वो क्या है, सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट। तो अभी मैं सिंपल भाषा में बात करूं तो सबसे पहले हम लोगों ने क्या बोला कि हम लोगों ने ये बोला कि सर जो ऑडिट है वो इन अकॉर्डेंस विथ एस से हुई है, ठीक है सर। दूसरा पॉइंट अगर हम लोग बात करें तो हम लोगों ने ऑडिटर की रेस्पॉन्सिबिलिटी भी डिफाइन कर दी, ऑडिटर की रेस्पॉन्सिबिलिटीज भी हम लोगों ने अंदर डिफाइन कर दी। हम लोगों ने ये भी बोल दिया कि भाई हम लोग इंडिपेंडेंट है एंड रेलेवेंट एथिकल रिक्वायरमेंट फुलफिल कर रहे हैं, हम लोग इंडिपेंडेंट है प्लस एथिकल रिक्वायरमेंट भी हम लोग फुलफिल कर रहे हैं। ये तीन चीज़ें भी हो गई। फिर हम लोगों ने ये भी बोल दिया कि हम लोगों ने जो एविडेंस ऑब्टेन किया, ऑडिट एविडेंस जो ऑब्टेन किया वो क्या है, हमारा सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस। देखो फर्स्ट टाइम जब भी आप फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो, ऑडिट पढ़ रहे हो या कोई भी थ्योरेटिकल सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, तो फर्स्ट जो टाइम होता है वो उसको डीपली पढ़ो। डायरेक्टली रिवीजन लेक्चर देखा, पढ़ लिया, जाने दिया, नहीं चलेगा। रीजन बिंग अब आपको पता है प्रैक्टिकल एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। आपने फर्स्ट टाइम डिटेल में पढ़ लिया, फिर आप खुद से की नोट्स बनाओगे ना तो आपके मार्क्स भी ज़्यादा आएंगे, एग्जाम्पशंस के चांसेस ऑब्वियसली बात है। आपने वर्ड टू वर्ड पढ़ा है, काफ़ी बच्चे जो वर्ड टू वर्ड नहीं पढ़ते, तो वर्ड टू वर्ड पढ़ा है तो आपको फ़ायदा मिलेगा। देखो फर्स्ट टाइम की मेहनत तो लगेगी, फर्स्ट मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी, नहीं तो फिर आपको अटेम्प्ट्स में मेहनत करनी पड़ेगी। अभी ये देखो, ये भी आईसीए ने जोरदार किया है। एक्सट्रैक्ट ऑफ इंडिपेंडेंट ऑडिटर्स रिपोर्ट बेसिस फॉर अनमॉडिफाइड ओपिनियन पैराग्राफ। व्हाट इज द बेसिस फॉर अनमॉडिफाइड ओपिनियन पैराग्राफ? अभी आ गया गोइंग कंसर्न, ये भी जोरदार चीज़ है। अपन ने ऑलरेडी पढ़ा है एसए 570 डील करता है ऑडिटर रेस्पॉन्सिबिलिटी इन द ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। द ऑडिटर रेस्पॉन्सिबिलिटीज आर टू ऑब्टेन सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस। हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ा है। जिन बच्चों ने मेरा चैप्टर नंबर 6 का वीडियो देखा है, फर्स्ट पार्ट, उसमें हम लोगों ने पढ़ा था कि एसए 570 में गोइंग कंसर्न से रिलेटेड ऑडिटर की क्या रेस्पॉन्सिबिलिटीज है। ऑडिटर को ऑब्टेन करने सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस कि जो मैनेजमेंट ने यूज किया है गोइंग कंसर्न वो अप्रोप्रिएट है या नहीं है, ठीक है। और कोई मटेरियल अनसर्टेनिटी रिलेटेड टू गोइंग कंसर्न इज एग्जिस्ट। अभी ये एक जोरदार चीज है, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। देखो हम लोग अच्छे से वापस आपको 570 आपको याद करवा रहा हूं जो बच्चों ने नहीं देखा। अगर यूज ऑफ गोइंग कंसर्न इज इनअप्रोप्रिएट है तो आपको क्या करना है, एडवर्स ओपिनियन इशू करना है कि भाई मैनेजमेंट ने बोला गोइंग कंसर्न है लेकिन एक्चुअल में नहीं है, तो आपको क्या करना है, एडवर्स ओपिनियन इशू करना है, ठीक है। यूज ऑफ गोइंग कंसर्न बेसिस ऑफ अकाउंटिंग इज अप्रोप्रिएट है लेकिन बट मटेरियल अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट कर रही है। अब अगर ये जो अपन ने सिचुएशन पढ़ी थी, अच्छा मैनेजमेंट, बुरा मैनेजमेंट और वो सब, तो भाई हम बोल रहे हैं कि तुम लोगों ने यूज ऑफ गोइंग कंसर्न बेसिस अप्रोप्रिएट है लेकिन फिर भी मटेरियल अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट कर रही है। अभी तुमने मैनेजमेंट, अगर अच्छा मैनेजमेंट है, ये वाला केस कौन सा है कि अच्छा मैनेजमेंट है तो उसने क्या दिया है, अनमॉडिफाइड ओपिनियन दिया है एंड सेपरेट सेक्शन मटेरियल अनसर्टेनिटी रिलेटेड टू गोइंग कंसर्न। लेकिन बुरा मैनेजमेंट क्या कि उसने फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर इस चीज का डिस्क्लोजर नहीं किया कि भाई गोइंग कंसर्न का बेसिस तो अप्रोप्रिएट है लेकिन मटेरियल अनसर्टेनिटी रिलेटेड टू गोइंग कंसर्न एग्जिस्ट कर रही है और उसने डिस्क्लोजर नहीं दिया। ये क्या हुआ, इन्वेस्टर के साथ धोखा। तो हम लोग क्या करेंगे, क्वालिफाइड या एडवर्स ओपिनियन एज एप्लीकेबल ऑन द सर्कमस्टांसेस। या फिर मैनेजमेंट अनविलिंग टू मेक और एक्सटेंड इट्स असेसमेंट, मैनेजमेंट बना ही नहीं पा रहे तो हमको क्या करना है, कंसिडर द इम्प्लीकेशन ऑन द ऑडिट रिपोर्ट। बेसिकली हम लोग डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन देंगे जनरली और हमारी रेस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे। अब भाई मैनेजमेंट या असेसमेंट नहीं बना रहा तो हम लोग ऑब्वियसली बात है हमारे पास क्या नहीं है, हम लोग के पास क्या नहीं है, सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस नहीं है टू कंक्लूड ऑन द कंसर्न। तो हम लोग क्या करेंगे, डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन इशू कर देंगे या फिर हम लोग
निकल भी सकते हैं। अगर प्रोफेशनल एंड लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को देख के हमको लगता है कि भाई मैनेजमेंट काम का नहीं है और हमको वो डेटा नहीं दे रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, रिज़ाइन कर देंगे बेसिकली। सो ये सारा का सारा जो ऊपर अपन लोगों ने चार्ट पढ़ा, ये सारा का सारा यहाँ पे पूरा डिस्क्रिप्टिव वे में दे रखा है। हाँ, एक चीज़ ध्यान में रखना, गोइंग कंसर्न का एस्टिमेट प्रॉपर है, सब कुछ प्रॉपर है, मटेरियल अनसर्टेनिटी भी एग्जिस्ट नहीं कर रही है, तो आपको फिर गोइंग कंसर्न से रिलेटेड ऑडिट रिपोर्ट के अंदर जिक्र नहीं करना है। ये नोट खास स्पेशल ध्यान में रखना। अभी एक छोटा सा आपके लिए इलस्ट्रेशन है। इलस्ट्रेशन क्या बोलता है, चलो इलस्ट्रेशन क्या बोलता है, एक सेकेंड। हाँ, CA Samir है, statutory auditor of Trump Farm Limited for the financial year 2022-23. While concluding the audit, CA Samir decided to issue unmodified opinion, though he also concluded that material uncertainty exists कर रही है on account of pending litigation related to labor laws. He is of the view that company has made appropriate disclosure. उसका कहना है कि भाई कंपनी ने appropriate disclosure किया है with respect to such pending litigation in the notes to account annexed to the financial statement. तो अभी आपको एक्सप्लेन हाउ CA समीर विल डील विद द अबव सिचुएशन। अब भाई अच्छा मैनेजमेंट का केस है ये, तो अभी ऑब्वियस ही बात है, हम लोग क्या करेंगे, हम लोग सेपरेट सेक्शन अनमोडिफाइड ओपिनियन तो इशू करेंगे, और हम लोग क्या करेंगे, इसमें मटेरियल अनसर्टेनिटी रिलेटेड टू गोइंग कंसर्न का एक सेपरेट सेक्शन रखेंगे। इसमें हम लोग क्या बोलेंगे, वी ड्रॉ अटेंशन, देखो ये प्रैक्टिकल, वी ड्रॉ अटेंशन टू नोट 10 इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट विच इंडिकेट दैट आउटकम ऑफ ए लिटिगेशन ऑन अकाउंट ऑफ लेबर लॉज इज पेंडिंग इन द केस ऑफ कंपनी ड्यूरिंग द ईयर 31 मार्च 2023 एज स्टेटेड इन नोट 11। हम लोग ये नोट दे रहे हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट का। दिस इवेंट और कंडीशन इंडिकेट दैट a material uncertainty exists that may cause significant account on the company's ability to continue as a going concern and our opinion is not modified। हम लोग qualify opinion issue नहीं कर रहे in respect of this matter। तो ये एक चीज़ ध्यान में रखना। Let have a water break, फिर हम लोग पढ़ते हैं सर what is the key audit matter। अभी हम लोग सर पढ़ेंगे व्हाट इज़ द की ऑडिट मैटर। सर की ऑडिट मैटर कब आता है, देखो की ऑडिट मैटर की एक चीज़ ध्यान में रखना, की ऑडिट मैटर इज एप्लीकेबल इन केस ऑफ ओनली लिस्टेड एंटिटीज़। जो लिस्टेड एंटिटीज़ है, जो इक्विटी डेट लिस्टेड या जो भी है, उन ही को ही की ऑडिट मैटर अप्लीकेबल है, और ऑडिटर को की ऑडिट मैटर एज पर SS 701 उसको रेफर करना है, ठीक है। तो ये एक चीज़ ध्यान में रखना। अभी सर की ऑडिट मैटर होता क्या है, अभी हम लोग समझते हैं सर की ऑडिट मैटर क्या होता है। की ऑडिट मैटर ऐसे मैटर विच वर ऑफ मोस्ट सिग्निफिकेंस इन द ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फॉर एन एग्जांपल, अभी मेरे को लगता है जैसे सपोज प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट है, ठीक है। प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में मुझे लगता है कि भाई कंपनी ने जो अकाउंटिंग पॉलिसी ली है वो थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स है। कंपनी ने अपने हिसाब से ली है, शेड्यूल 2 के हिसाब से नहीं ली है या शेड्यूल 3 के हिसाब से नहीं ली, या चलो सबसे सिंपल एग्जांपल गुडविल का कैलकुलेशन, वो आज की ऑडिट मैटर है मेरे लिए। क्यों? क्योंकि उसमें बहुत सारे एस्टिमेट्स, बहुत सारे जजमेंट इन्वॉल्व है, बहुत सारे मैनेजमेंट एक्सपर्ट भी है, ऑडिटर एक्सपर्ट भी है, बट वो क्या है मेरे लिए की ऑडिट मैटर है कि आज अगर उसमें कुछ भी अजम्पशंस गलत हो जाता है या कुछ अनफेवरेबल हो जाता है तो हमारी पूरे के पूरे फाइनेंशियल्स में चेंजेस आ सकते हैं। तो दीज आर द की ऑडिट मैटर जो ऑडिटर को लगता है कि भाई दीज आर द मोस्ट सिग्निफिकेंट, मतलब बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ऑन द बेसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। सो SS 701 के अंदर हम लोग इसको प्रॉपरली अच्छे से पढ़ेंगे। अभी अदर इन्फॉर्मेशन क्या होती है, SS 720, वो हम लोग वहाँ पढ़ेंगे अच्छे से कि SS 720। सर आप इसमें आधा तो हम लोग को आगे ही पढ़ना है, हाँ ऑब्वियस सी बात है आगे पढ़ना है, लेकिन आपको पूरा का पूरा पता होना चाहिए कि हम लोग क्या चीज़ कहाँ कहाँ पढ़ने वाले हैं। अभी बात आती है सर रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द मैनेजमेंट फॉर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ये एक चीज़ ध्यान में रखना कि भाई आपको ऑडिट रिपोर्ट के अंदर व्हाट इज़ द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द मैनेजमेंट, वो अगर हमको पता करनी है कि भाई वो हमको यूजर्स को बतानी है कि मैनेजमेंट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर व्हाट एंड ऑडिटर इज रेस्पॉन्सिबल फॉर व्हाट।
द ऑडिटर रिपोर्ट शेल यूज द टर्म अप्रोप्रिएट सेक्शन देना है कि भाई मैनेजमेंट की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी, मैनेजमेंट प्रिपेयर करता है, मैनेजमेंट की ही इंटरनल कंट्रोल की जिम्मेदारी और वो बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर आपको प्लेस करनी है। अभी आता है मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी में दो चीज़ें डालनी है। मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी में दो चीज़ें डालनी है कि प्रिपेयरिंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट इन अकॉर्डेंस विद अप्लीकेबल एफआरएफ, मतलब एएस बनाना है या इंडेस से बनाना है, वो जिम्मेदारी किसकी है? मैनेजमेंट की, ना कि ऑडिटर की। एंड फॉर सच इंटरनल कंट्रोल विच आर नेसेसरी फॉर टू अनेबल द प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, मतलब इंटरनल कंट्रोल प्लेस करने की जिम्मेदारी भी किसकी है? मैनेजमेंट की। एंड कि भाई जो है फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट, ये एक चीज़ ध्यान में रखना। दूसरा, असेस करना है कि एंटिटीज की एबिलिटी टू कंटिन्यू एज ए गोइंग कंसर्न एंड वेदर द यूज ऑफ गोइंग कंसर्न बेसिस ऑफ अकाउंटिंग इज अप्रोप्रिएट, मतलब जो गोइंग कंसर्न का एस्टिमेट है जो यूज किया है वो प्रॉपर है या नहीं, और यूज ऑफ गोइंग कंसर्न बेसिस ऑफ अकाउंटिंग इज अप्रोप्रिएट है या नहीं, वो भी जिम्मेदारी किसकी है? मैनेजमेंट की। द एक्सप्लेनेशन ऑफ मैनेजमेंट रेस्पॉन्सिबिलिटी फॉर दिस असेसमेंट शेल इंक्लूड a description of when the use of going concern basis of accounting is appropriate. Simple. The section of the auditor's report shall also identify those responsible for oversight of oversight of the financial reporting process. When those responsible for such oversight are different, those who responsible fulfill the responsibility described in the next paragraph. अभी जैसे मैनेजमेंट है, मैनेजमेंट की जिम्मेदारी की है, किसकी है? प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अब मैनेजमेंट की तरफ से खुद एक बार रिव्यू कौन करेगा? TCWG, तो उसकी भी रेस्पॉन्सिबिलिटी वहाँ पे प्लेस कर देनी है आपको। अभी आपको आता है सर ऑडिटर की क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी है। सर व्हाट आर द रेस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ द ऑडिटर इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट, तो ये हमको एक सेपरेट सेक्शन देना है, ये एक सेपरेट सेक्शन देना है, पॉइंट नंबर 9 आपका। इसमें हमको क्या करना है? हमको सबसे पहले तो बताना है ऑब्जेक्टिव क्या है ऑडिटर का, व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिट। तो सबसे पहला उसका ऑब्जेक्टिव क्या? ऑब्टेन करना है उसको रीजनेबल एश्योरेंस कि द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज ए होल आर फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट एंड इशू एन ऑडिटर रिपोर्ट दैट इंक्लूड द ऑडिटर ओपिनियन। ऑब्वियस सी बात है, उसको ये भी बताना है, ये चीज़ खास बतानी है उसको, ये चीज़ खास बतानी है कि भाई रीजनेबल एश्योरेंस है ना, वो हाई लेवल ऑफ एश्योरेंस है बट इज नॉट ए गारंटी। ये गारंटी नहीं है कि भाई कुछ और भी हो सकता है। हमको जो फैक्ट्स, हमको जो इन्फॉर्मेशन और जो हमारा प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म और हमारे जो स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग बोलते हैं उसके हिसाब से मैंने काम किया है, और मुझे ये लगता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट ट्रू एंड फेयर व्यू दे रहे हैं। लेकिन कोई इन्फॉर्मेशन जो मुझे डिस्क्लोज नहीं करी, मैंने तो मेरा ड्यू डिलीजेंस परफॉर्म किया ही, लेकिन कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन जो मैनेजमेंट ने मुझे नहीं दी है तो उसका मैं कुछ भी नहीं कर सकता। सो इट इज़ नॉट ए गारंटी, ये चीज़ ध्यान में रखना। हम लोग हमेशा रीजनेबल एश्योरेंस देते हैं, हम लोग कभी भी गारंटी नहीं देते। That an audit conducted in accordance with SA will always detect a material misstatement when it exists। देखो काफ़ी बार क्या होता है कि हम लोगों ने एक आइटम को प्रूव करने के लिए हम लोग सर्टेन ऑडिट प्रोसीजर करते हैं, जैसे ट्रेड रिसीवेबल है या ट्रेड पेएबल है, ठीक है। सपोज छोटा सा एक एग्जांपल देता हूँ। ट्रेड पेबल में हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं? लिस्ट ऑफ पार्टीज लेते हैं, हम लोग इनवॉइस टेस्टिंग करते हैं, हम लोग ये भी चेक करते हैं कि जो ट्रेड पेबल है उनका जो ऑनबोर्डिंग प्रोसेस है वो सब कुछ सही किया है या नहीं किया है, वो हम लोग चेक कर लेते हैं, सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह ले लेते हैं। फिर हम लोग ये देखते हैं कि भाई ट्रेड पेबल का क्रेडिट टर्म क्या है। अभी ट्रेड पेबल का क्रेडिट टर्म है सपोज 45 डेज, 60 डेज, 30 डेज, तो उस टाइम पे हुआ है या नहीं हुआ। हम लोग एजिंग भी चेक करते हैं कि लॉन्ग आउटस्टैंडिंग ट्रेड पेबल क्यों है, उसका रीज़न क्या है। फिर हम लोग ये भी चेक करते हैं, बैलेंस कंफर्मेशन भी मंगवाते हैं। अभी सपोज फॉर इफ बट कोई रिलेटेड पार्टी निकली और हमको नहीं बताया मैनेजमेंट ने, तो हमको तो कैसे ही पता चलेगा। हम लोगों ने ड्यू डिलीजेंस फॉलो किया, हम लोगों ने प्राइसिंग वेरिएंस, रेट वेरिएंस, क्वांटिटी वेरिएंस वो सब चेक कर लिया, फेवरेबल टर्म्स है या नहीं, वो ऑल दीज आर इन द लाइन, बट फिर भी वो रिलेटेड पार्टी है। तो अभी वो चीज़ मैनेजमेंट ने हमको नहीं बताई और हमको भी नहीं पता चला, लेकिन और हम लोगों ने इशू कर दिया क्लीन रिपोर्ट, तो रिलेटेड पार्टी डिस्क्लोजर जो है वो गलत चला गया। अभी सपोज नाफरा का रिव्यू आता है तो उसमें पता चलता है कि भाई नाफरा को पता चल जाता है कि भाई ये तो रिलेटेड पार्टी है। हम लोगों ने जितने भी ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म किया, हम लोगों ने सारे ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म किया, हमने ड्यू डिलीजेंस भी फॉलो किया, हम लोगों ने सब कुछ देखा, मिनट्स ऑफ मीटिंग वगैरह, लेकिन हमको नहीं पता चला और नाफरा को पता चल गया। इसलिए हम लोग बोलते हैं हमारी ऑडिट रिपोर्ट के अंदर कि भाई हम लोग रीजनेबल एश्योरेंस दे रहे हैं, हम लोग गारंटी नहीं दे रहे कि जो ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो बराबर है या नहीं है, बट हम लोग ये जरूर आपको रीजनेबली अश्योर कर रहे हैं कि भाई मेरे जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है इन ऑल मटेरियल रेस्पेक्ट इज इन अकॉर्डेंस विद एप्लीकेबल एफआरएफ। हमको आल्सो मटेरियलिटी, जो हमारा मटेरियलिटी लेवल है वो भी हमको डिस्क्लोज करना है इन अकॉर्डेंस विद एप्लीकेबल एफआरएफ, कि हम लोगों ने जो
मटेरियलिटी ली है वो इन अकॉर्डेंस विथ एप्लीकेबल एफआरएफ इन अकॉर्डेंस विथ ऐसे है। सो ऑडिटर की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये आपको याद करनी है, ये पूरा फ्लो चार्ट अच्छे से आपको याद करना है। सो बेसिकली आपने क्या किया है, हम लोगों ने प्रोफेशनल जजमेंट एक्सरसाइज किया है, प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म रखा है, हम लोगों ने ये भी रखा है कि भाई हमारी ऑडिट की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। ये 5 पैरा है, 5 लाइन है कि टू आइडेंटिफाई एंड एसेस द रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट, हमको आइडेंटिफाई करना है एंड एसेस करना है रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट। रिस्क कितना है मटेरियल मिसस्टेटमेंट, और मटेरियल मिसस्टेटमेंट किससे होता है, फ्रॉड एंड एरर से। हमको इंटरनल कंट्रोल की अंडरस्टैंडिंग भी लेनी है और उसको टेस्ट भी करना है। हमको इवेल्युएट करना है अप्रोप्रिएटनेस ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी, रीजनेबल ऑफ अकाउंटिंग एस्टिमेट और रिलेटेड डिस्क्लोजर। 3 चीज़ों की जिम्मेदारी हमारी है, अकाउंटिंग पॉलिसी यूज जो की है, रीजनेबलनेस कितना है उसका, और रेलेवेंट डिस्क्लोजर। हमको कंक्लूड करना है ऑन अप्रोप्रिएटनेस ऑफ द मैनेजमेंट यूज ऑफ गोइंग कंसर्न, और हमको इवेल्युएट करना है ओवरऑल प्रेजेंटेशन स्ट्रक्चर एंड कंटेंट ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो ये चीज़ें ध्यान में रखना। ये सारी की सारी ऑडिट रेस्पॉन्सिबिलिटीज है, ये आप डिटेल में पढ़ सकते हो, लेकिन ठीक है, दीज आर द रीड ओनली थिंग्स। एक बार ये आप अच्छे से डिटेल में पढ़ लेना कि होता क्या है, ठीक है। अभी द ऑडिटर रेस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट सेक्शन ऑफ द ऑडिटर रिपोर्ट ऑल्सो शेल स्टेट दैट द ऑडिटर कम्युनिकेट विद TCWG रिगार्डिंग अमंग अदर मैटर। अभी आपको लगता है कि भाई हम लोगों ने TCWG के साथ भी मैटर डिस्कस किए, तो हमारा प्लान स्कोप टाइमिंग क्या है, हमारा ऑडिट फाइंडिंग क्या है सिग्निफिकेंट, और इंक्लूड एनी सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसीज। कोई सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी जो हमको मिली है उसके लिए हम लोगों ने लेटर ऑफ वीकनेस भी इशू किया, और हम लोगों ने ये भी एक स्टेटमेंट दिया है कि ऑडिटर ने TCWG को ये भी स्टेटमेंट दिया है कि भाई अब देखो यार, आज कोई भी एंटिटी है आपसे ऑडिट करवाती है, अब सपोज उसका कॉम्पिटिटर भी आपका ही ऑडिट है, तो वो कॉम्पिटिटर आपको बोलेगा कि यार मुझे बता ना वो कितने में परचेस करता है, कितने में सेल कर सकता है, वो हम लोग नहीं डिस्क्लोज कर सकते। अगर हम लोगों ने डिस्क्लोज किया तो वी आर नॉट कंप्लाइंग विद आवर रेलेवेंट एथिकल रिक्वायरमेंट्स। सो जो हमारा पहला क्लोज है कॉन्फिडेंशियलिटी, वो हमको ब्रीच नहीं करना है। इसीलिए तो आज हम पे कंपनीज बिलीव करती है। 75 ईयर्स ऑफ ट्रस्ट ICAI ने जो मेंटेन किया वो हमें आगे मेंटेन करना है। सो आज हम लोगों को कॉन्फिडेंशियलिटी हमारी इतनी होनी चाहिए कि भाई क्लाइंट को पता भी नहीं चलना चाहिए कि ये ऑडिट हमारे पास ही है, ठीक है। कंप्लाइड विद रेलेवेंट एथिकल रिक्वायरमेंट, कम्युनिकेट विद देम ऑल रिलेशनशिप एंड अदर मैटर। देखो भाई रिलेशनशिप भी आपको मेंटेन बता देना है कि भाई अगर कोई रिलेटिव है जो इस कंपनी में काम कर रहे हैं तो वो इस एंगेजमेंट टीम का पार्ट नहीं रहेगा, ठीक है। सो ये सारी चीज़ें आपको लोकेशन भी बताना है ऑफ डिस्क्रिप्शन ऑफ ऑडिटर रेस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है। एंड अदर रिपोर्टिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, आपकी अदर रिपोर्टिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या क्या रहेगी। बेसिकली अदर रिपोर्टिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में आपका क्या क्या आता है। If the auditor address that other reporting responsibility in the auditor report on the financial statement that are in audit addition to auditor responsibility under the ऐसे के अलावा क्या क्या रिपोर्टिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जैसे हो गया कारो report on other legal and regulatory requirement or otherwise is appropriate to the content of the section unless these other reporting responsibilities address the same topic as those presented under the reporting responsibilities issued by SA। so simple से हम लोग क्या बोल रहे हैं, जो एस पर ऐसे है वो हमारी जो रिपोर्टिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी वो तो अलग। अब एनेक्स 2 आ गया हमारा अदर लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटीज, जैसे कि कार, जो हम लोगों को गवर्नमेंट ने बोला कि आपको डिस्क्लोज करना है, इस पर आपको रिपोर्ट करना है। इफ अदर रिपोर्टिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज आर प्रेजेंटेड इन द सेम सेक्शन एज द रिलेटेड रिपोर्ट एलिमेंट, तो ऑडिटर रिपोर्ट शेल क्लियरली डिफरेंशिएट द अदर रिपोर्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी फ्रॉम द रिपोर्टिंग दैट इज रिक्वायर्ड बाय एसए। अभी आपको लगता है कि भाई अदर रिस्पॉन्सिबिलिटी और एसए के अंदर दोनों के अंदर सेम रिपोर्टिंग है, तो आपको क्या करना है वो डिफरेंशिएट कर देना कि भाई हम लोग जो यहाँ पे रिपोर्ट कर रहे हैं वो एज पर ऐसे है, और जो हम लोग यहाँ पे रिपोर्ट कर रहे हैं वो एज पर अदर लीगल लॉज एंड रेगुलेशन की रिक्वायरमेंट है या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की रिक्वायरमेंट है। एक सेपरेट सेक्शन भी कंटेन होना चाहिए कि भाई जो दैट एड्रेस अदर रिपोर्टिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज। अब रिक्वायरमेंट क्या है ऐसे का, शेल बी इंक्लूडेड अंडर अ सेक्शन विथ हेडिंग रिपोर्ट ऑन ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड द रिपोर्ट ऑन अदर लीगल एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट शेल फॉलो द रिपोर्ट ऑन ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। आपकी ऑडिट रिपोर्ट रहेगी, उसका एज पर ऐसे जो आपने किया वो काम, और एज पर अदर लॉज एंड रेगुलेशन किया वो काम। मतलब पता चल जाना चाहिए किसी भी यूजर को कि भाई ये आपने जो कम्युनिकेट करा है वो एज पर ऐसे है, और ये जो आपने कम्युनिकेट करा है वो एज पर अदर लॉज एंड रेगुलेशन है। सिग्नेचर ऑफ ऑडिटर होना चाहिए, ये पूरा का पूरा आपका एक छोटा सा दे रखा है कि भाई नेम ऑफ ऑडिटर होना चाहिए, उसका मेंबर रजिस्ट्रेशन नंबर MRN होना चाहिए बेसिकली।
फिर उसका जैसे देखो फॉर ABC एंड कंपनी, किस फर्म के बिहाफ पे आप साइन कर रहे हो, फर्म का रजिस्ट्रेशन नंबर हो गया, नेम ऑफ मेंबर साइनिंग द ऑडिट रिपोर्ट और डेजिग्नेशन ऑब्वियसली बात है पार्टनर रहेगा या प्रोप्राइटर रहेगा और उसका यूडिन, ठीक है। तो ये चीज़ें सारी रहेगी, प्लेस ऑफ सिग्नेचर एंड डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट, ठीक है सर। ये एक आपकी चीज़ होगी। अब देखो यहाँ पे यूडिन का मेंशन किया हुआ है, यूनिक डॉक्यूमेंट आइडेंटिफिकेशन नंबर, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान में रखना। अभी एक ये चीज़ें भी दे रखी 3.4 पे रहा आपका, ऑडिटर रिपोर्ट फॉर ऑडिट कंडक्टेड इन अकॉर्डेंस विथ बोथ स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग एंड इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग और ऑडिटिंग स्टैंडर्ड ऑफ एनी अदर ज्यूरिसडिक्शन। जो ICAI ने स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग इशू करे एंड जो बाहर की कंपनीज है उसका ऑडिट कर रहे हो, तो ये चीज़ ध्यान में रखना। ये थोड़ा सा पढ़ लेते, ये काफ़ी चीज़ अच्छी है। An auditor may require to conduct an audit in accordance with SS as well as international standards on auditing पे भी इशू हो सकता है। अब देखो काफ़ी बार क्या होता है कि स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग एक चीज़ बोल रहा है और इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग अलग चीज़ बोल रहा है, इसको फॉलो करना है मुझे, तो ये चीज़ ध्यान में रखना। तो ये चीज़ ही इसके बारे में बताता है कि ऑडिटर को क्या करना है। फिर अगर देर इज नो कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द रिक्वायरमेंट इन ISS or such other auditing standards of other jurisdiction and are in those essay that would lead the auditor to form a different opinion or not to include an EOM or OMPERA that in particular circumstances is required by SS। अभी हम क्या बोल रहे हैं कि सर इफ दिस इज द केस, तो देखो एक ही मिनट, जस्ट अ मिनट, आपके लिए वापस पूरा हटाते हैं, वापस ध्यान से सुनना। ऑडिटर रिपोर्ट फॉर ऑडिट कंडक्टेड इन अकॉर्डेंस विथ, मतलब बोथ स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग भी आपने फॉलो किया है, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग भी फॉलो किया है जो अदर ज्यूरिसडिक्शन का है, जो इंडिया का नहीं है, अदर देन इंडिया का। An auditor may be required to conduct an audit in accordance with, in addition to SA, the international standards on auditing or auditing standards of any other jurisdiction. If this is the case, तो ऑडिटर का रिपोर्ट में रेफर टू स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग इन एडिशन टू ISA और ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स ऑफ सच ज्यूरिसडिक्शन, बट द ऑडिटर शेल डू ओनली इफ। एक चीज हमेशा ध्यान में रखना, अगर ऑडिटर रिपोर्ट इशू कर रहा है स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग और ISA दोनों को वो फुलफिल कर रहा है और बोल रहा है कि भाई ये अदर ज्यूरिसडिक्शन का है, ये एज पर ICAI है, तो हमेशा ध्यान में रखना वो रिपोर्ट तभी कर पाएगा, कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं होने चाहिए बिटवीन द रिक्वायरमेंट्स। जो रिक्वायरमेंट्स है ISA की और SS की, कोई भी कॉन्फ्लिक्ट नहीं होना चाहिए। अगर कॉन्फ्लिक्ट नहीं है तो इट वुड लीड द ऑडिटर टू फॉर्म ए डिफरेंट ओपिनियन। बेसिकली हम क्या बोल रहे हैं कि ISA और स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग के बीच में कोई भी गैप नहीं होना चाहिए। अगर गैप लगता है और ऐसा लगता है कि भाई अगर मैं स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग फॉलो करता हूँ तो मैं अनमोडिफाइड ओपिनियन दूंगा, क्लीन ओपिनियन दूंगा, बट मैं ISA फॉलो करता हूँ तो मुझे एडवर्स ओपिनियन या क्वालिफाइड ओपिनियन देना पड़ेगा, तो फिर मुझे रिपोर्ट सेपरेटली इशू करनी पड़ेगी। नॉट टू इंक्लूड एन EOM पैरा और अदर मैटर पैराग्राफ। अब काफ़ी बार क्या हो जाता है कि भाई ISA बोल रहा है कि तुमको EOM इशू करना पड़ेगा, लेकिन अपना स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग बोल रहा है कि EOM इशू नहीं करना है। तो अभी आपको क्या करना है, आपको फुलफिल करनी है आपकी SS की रेस्पॉन्सिबिलिटी। पहले प्राइमरी रेस्पॉन्सिबिलिटी मुझे क्या है, स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग की। The audit report should include, at a minimum, each of the elements set out in auditor report prescribed by law or regulation discussed above when the auditor uses the layout or wording specified by standards on auditing। जब भी आप एज पर ऐसे रिपोर्ट इशू कर रहे हो तो आपका जो मिनिमम जो दे रखा है, बेसिक एलिमेंट्स जो दे रखा है ऑडिट रिपोर्ट को, वो आपको उसके अंदर डालना है अच्छे से। However, reference to law or regulation in above paragraph shall be read as reference to standards on auditing। law और regulation हम बोल रहे हैं बेसिकली standards on auditing। The auditor report shall thereby identify each standard auditing। When the auditor report refer to both the ISAs or the auditing standards of a specific jurisdiction and the standards on auditing issued by ICAI, the auditor report shall clearly identify the same, including the jurisdiction of origin of other auditing standard। So basically आप standards on auditing और ISA दोनों comply कर रहे हैं, तो आपको सेपरेटली बता देना कि भाई हम लोगों ने standards on auditing भी इशू का चेक करा है और हम लोगों ने ISA और उसका ओरिजिन क्यों हमको उसकी रिपोर्टिंग करनी पड़ी वो भी आपको बता देना। सप्लीमेंट्री इंफॉर्मेशन प्रेजेंटेड विद द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ठीक है। इफ देयर इज सप्लीमेंट्री इंफॉर्मेशन दैट इज नॉट रिक्वायर्ड बाय एप्लीकेबल FRF, कोई सप्लीमेंट्री इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट ने डाली है लेकिन कोई एप्लीकेबल FRF की उसकी नहीं है, तो अभी हमें क्या करना है,
प्रेजेंटेड विद द ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो ऑडिटर को क्या करना है, इवेल्युएट करना है कि भाई इन द ऑडिटर प्रोफेशनल जजमेंट सप्लीमेंट्री इन्फॉर्मेशन इज नेवर द लेस एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ऑब्वियस बात है, सप्लीमेंट्री इन्फॉर्मेशन इज नेवर द पार्ट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट due to its nature or how it is presented. When it is an integral part of financial statement, the supplementary information shall be covered by auditor opinion. तो एक चीज़ हमेशा ध्यान में रखना, जो मैनेजमेंट ने सप्लीमेंट्री इन्फॉर्मेशन दी है अदर देन नोट्स टू अकाउंट और डिस्क्लोजर नोट्स, कोई सप्लीमेंट्री इन्फॉर्मेशन दी है जो आपको लगता है, अब सप्लीमेंट्री इन्फॉर्मेशन क्या हो सकती है, जैसे अगर कोई कंपनी लिक्विडेशन में, तो मैनेजमेंट ने एक पूरा नोट लिख रखा है कि भाई कंपनी लिक्विडेशन में क्यों गई, ये सारी की सारी सप्लीमेंट्री इन्फॉर्मेशन है, ठीक है। सो सप्लीमेंट्री इन्फॉर्मेशन फॉर एन एग्जांपल, हाइपोथेटिकल एग्जांपल ले रहा हूँ, तो अब ये क्या हो गई मेरे लिए, इंटीग्रल हो गई टू द ऑडिट रिपोर्ट, तो मुझे इसका भी मुझे ऑडिट रिपोर्ट के अंदर इसका भी कवरेज करना पड़ेगा। अगर आपको लगता है कि भाई इट इज नॉट एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द ऑडिट फाइनेंशियल स्टेटमेंट, तो ऑडिटर को इवेल्युएट करना है कि वेदर सच सप्लीमेंट्री इन्फॉर्मेशन इज प्रेजेंटेड इन वे दैट सफिशिएंटली एंड क्लियरली डिफरेंशिएट इन फॉर्मिंग द ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अगर इंटीग्रल भी नहीं है लेकिन जो सप्लीमेंट्री इन्फॉर्मेशन प्रेजेंट करी है मैनेजमेंट ने, वो क्लियरली डिस्टिंग्विश है व्हाट द ऑडिटर हैज डन द ऑडिट। If this is not the case, then the auditor shall ask management to change how the unaudited supplementary information is presented. If management refuses to do so, the auditor shall identify the unaudited supplementary information and explain in the auditor report that such supplementary information has not been audited. अभी आपको लगता है सिंपल सी बात है, सिंपल सा क्या बोल रहा है कि सप्लीमेंट्री जो ऑडिट इन्फॉर्मेशन है, अगर आपने उसकी ऑडिट की है, वो इंटीग्रल है आपके लिए, तो आपको उसको ऑडिट रिपोर्ट में कवर करना है। अगर वो इंटीग्रल नहीं है, वो इंपॉर्टेंट नहीं है, तो आपको क्या करना है, मैनेजमेंट को बोलना है कि भाई आपको लगता है कि ये प्रेजेंटेशन अच्छे से नहीं है, तो आप मैनेजमेंट को बोलो कि भाई आप इसको डिफरेंशिएट करो और इसमें लिख दो कि भाई दिस इज अनऑडिटेड। अब मैनेजमेंट मना कर देता है तो आपको ऑडिट रिपोर्ट के अंदर एक लाइन लिख देनी है, अदर मैटर पैराग्राफ या ईओएम पैरा यूज करके, जैसे भी जो भी एप्लीकेबल सर्कमस्टांसेस है उसके हिसाब से, कि भाई हम लोगों ने ये कवर नहीं किया, हम लोगों ने सप्लीमेंट्री इन्फॉर्मेशन की ऑडिट नहीं की है, ठीक है। तो ये एक चीज़ ध्यान में रखना, ये टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग है, इट्स वेरी इजी, आप खुद से कर सकते हो, इट्स वेरी इजी, एक्चुअली वेरी इजी। तो ये एक चीज़ ध्यान में रखना। तो ये डायरेक्टली प्लेन वनीला क्वेश्चन है, आप लोग इजीली कर सकते हो, सो मैं नहीं करवा रहा। नेक्स्ट जो हमारा वीडियो आने वाला है उसका कंटेंट रहेगा ऐसे 701 काफ़ी अच्छा है, ऐसे काफ़ी इंपॉर्टेंट ऐसे, वो हम लोग कवर करेंगे, पूरा का पूरा स्कोप क्या है, पर्पस क्या है। फिर हम लोग आपका होपफुली हम लोग 705 भी इसके अंदर ही कवर कर लेंगे, क्योंकि 701 इज रेलेवेंटली स्मॉल। सो 70 आपका 700 ऐसे ख़त्म हो गया, फिर हम लोग अगली वीडियो में हम लोग करेंगे 701। सो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आउट माई वीडियो, होप सो आपको अच्छा लगा होगा। कमेंट में ज़रूर बताइए आपके फीडबैक से कि सर हमको ये शॉर्ट नोट्स भी बताइए, हमको कुछ और आपको चाहिए, कोई और आपको हेल्प चाहिए अच्छे से, तो वो भी हमको बता सकते हो आप। स्टडी मटेरियल वर्ड टू वर्ड पढ़ रहे हैं तो मेरे हिसाब से तो काफ़ी इनफ है, मोर देन इनफ है, ठीक है। तो ये एक चीज़ ध्यान में रखना, हम लोग सारे के सारे टेस्ट और अंडरस्टैंडिंग के क्वेश्चंस, हम लोग सारे के सारे एग्जाम्पल, सारे के सारे इलस्ट्रेशन हम लोग अच्छे से सोल्व कर रहे हैं, तो मेरे हिसाब से मुझे नहीं लगता कि कोई प्रॉब्लम आनी चाहिए एग्जाम टाइम के लिए। बट एक चीज़ हमेशा ध्यान में रखना, ऑडिट को कैसे पढ़ना होता है, आप एक बार फर्स्ट टाइम आप मई 24 नवंबर 24 या ऑनवर्ड्स के लिए तैयारी कर रहे हो, तो अभी से आप ऑडिट के अच्छे से पढ़ना स्टार्ट कर दो। अभी जैसे मेरी वीडियोस आ रही है, तो आपने वीडियो देखा, जैसे मैंने 10 से 15 पेज पढ़ा है आपको, तो वो 15 पेज अच्छे से पढ़ लिए। फर्स्ट टाइम आपको अच्छे से पढ़ना, फिर सेकेंड टाइम तो ऑब्वियस ही बात है आपको की नोट्स ही रेफर करने। फिर आपको देखो याद तो करना पड़ेगा, प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस जितनी ज़्यादा कर सकते हो उतना आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। क्वेश्चंस की अच्छे से प्रैक्टिस करो, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को बार बार सोल्व करो। बहुत सारे ऑनलाइन एप्लीकेशंस आती है, जैसे कॉन्फ्रेंस हो गई, तो उससे आपके कंसेप्ट ज़्यादा बिल्ड होंगे। तो आपको क्या है कि एमसीक्यूज़ में आपका टाइम कम रहेगा, मतलब एमसीक्यूज़ में आप कम टाइम वेस्ट करोगे फॉर आंसरिंग द क्वेश्चंस इन द एग्जाम्स। तो ये एक चीज़ ध्यान में रखना, लिख के करो तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि लिखा हुआ हमेशा ज़्यादा याद रहता है। लिख के मतलब जो इंपॉर्टेंट, जैसे अपन लिखते हैं ना कि भाई हम लोगों ने पढ़ा और उसके अंदर हमको इंपॉर्टेंट ये टर्म्स लगी, तो वो सारी लिख ली, तो आपको क्या फ़ायदा मिलेगा उससे, लॉन्ग टर्म तक आपको याद रहेगा। एक फ्लो पूरा अच्छे से बना लो कि भाई 700 में क्या है, और हमेशा तैयारी ऐसे करो, पढ़ाई ऐसे करो थियोरेटिकल सब्जेक्ट की, कि आप खुद किसी को और को पढ़ा सकते हो। जैसे आपको पूछ लिया कि सर 700 क्या है, तो आपको सब कुछ पता होना चाहिए, मुँह जबानी, भले ही हिंदी में हो, ठीक है। तो ये एक चीज़ ध्यान में रखना। बाकी इट्स ऑल राइट कि भाई हम लोगों ने 700 अच्छे से पढ़ लिए, आगे हम लोग 701 पढ़ेंगे।
अगर आपको वीडियोस पसंद आता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर देना यार, क्योंकि सब्सक्राइब करोगे, लाइक करोगे, शेयर करोगे तो मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा कि मैं और अच्छी वीडियोस बनाऊँ। मेरे लिए तो यही मोटिवेशन सोर्स है। रीज़न भी मैं ऑनलाइन कर रहा हूँ, मैं नहीं जानता कि मेरे सब्सक्राइबर कौन है, बट आप अगर कंटिन्यूस कमेंट में फीडबैक देते रहोगे तो मुझे लगेगा कि हाँ यार आप लोग वीडियो देख रहे हो और आपको अच्छी लग रही है वीडियो। सो थैंक यू सो मच। और ऐसा नहीं है कि यार वर्क के साथ साथ हमको वीडियोस बनाना ये भी एक काफ़ी डिफिकल्ट टास्क है, टाइम निकालना, अच्छे से प्रेजेंट करना, आपको आपके लिए कुछ वैल्यू एडिशन करना। सो दीज आर द वॉलंटरी सर्विसेज विच आई डू एक्चुअली। सो लेट्स सी हाउ इट विल वर्क. So thank you so much for all of you, to all of you for watching my video. Hope you enjoy the video. Thank you.